हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की कंबाइंड डिस्कशन को, जिसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। उससे पहले लेकिन एक डाउट क्लियर करते हैं अपना, जैसा कि ईशा ने रेज करा था। ईशा, आपने ये बोला था कि यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है। सबसे पहले हम पार्लियामेंट के चैप्टर की तरफ ही आ जाते हैं। लोकसभा की ड्यूरेशन के कंटेक्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है दैट ही और शी कैन डिसॉल्व द लोकसभा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी। और ये जो डिसीजन है प्रेसिडेंट का, ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। राइट, नंबर 1 आस्पेक्ट तो ये। लेकिन अगर हम लोग देखें, यहाँ पर दे रखा था कि गवर्नर जो है इसके पास भी अथॉरिटी है टू डिसॉल्व द असेंबली एट एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अगर अलग से नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये है यस इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। इट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट्स। ऐसा होता किसकी वजह से? यहां पर एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन इसकी एनालिसिस को समझते हैं। सेंट्रल लेवल की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें और यहां पर आ जाएं, लोकसभा अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो रही है, ये चीज दोस्तों लिखने के लिए ठीक है, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखने के लिए ठीक है। डेट प्रेसिडेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है, ही इज ऑथराइज, मतलब उसके पास ये पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, और इस चीज को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। ओके, थ्योरेटिकली ये चीज ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सांस और सूसू करने के अलावा कोई भी एज सच डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। उसको हर एक काम, उसकी जो भी पावर की जो लिस्ट है, जो भी उसका स्ट्रक्चर जो मेंशन्ड है, उसको हर वो काम पूछकर करना पड़ता है विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर वो डिसॉल्व करेगा, इसके लिए एक कहानी जो कि सबको पता होती है। 1975 में हम लोग चलते हैं और इस 1975 के साल में हम लोग चलते हैं 26 जून वाले दिन। उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी। इन्होंने इमरजेंसी प्रोक्लेम करी। मैं भी डिसॉल्व की बात नहीं कर रहा, इमरजेंसी इन्होंने प्रोक्लेम करी। क्या इन्होंने अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा दी? क्या देश में तो ये भी दे रखा है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कि प्रेसिडेंट जो है वो इंपोज कर सकते हैं इमरजेंसी, लेकिन किससे पूछकर करा? किससे? अपने आप ही कि मेरे मन में आ रहा है मैं इमरजेंसी लगा देता हूं। इनको किसने कहा था ऐसा करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर ने। अब जब लोकसभा जब डिसॉल्व होती है, आपको एक चीज और पता होगी। एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक ये इंस्टेंस था। इससे पहले आपको पता होगा उन्होंने एक टेन्योर अपना ऐसे ही, जब लोकसभा की टेन्योर 5 साल कंप्लीट नहीं हुए थे उससे पहले भी डिसॉल्व करवा दी थी लोकसभा। अगेन प्रेसिडेंट ने करी थी। किसके कहने पर करी थी? पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसके ऊपर ये कोई प्राउड फील करने वाली चीज नहीं है। मयूर, अगर आप देखो इस लाइन में दम नहीं है। थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, दैट प्रेसिडेंट जो है ही और शी इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी, और उस चीज को किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन प्रेसिडेंट ये किससे बिना पूछे नहीं कर सकता? बताओ बताओ। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब बोला ही उन्होंने है तो प्रेसिडेंट का इस समय पर 5 साल से पहले किसी भी समय पर लोकसभा को बर्खास्त करना क्या सरकार को हिलाकर रख देगा? क्या प्रेसिडेंट ने कम पावर एंजॉय करने दी है? सरकार को कम टेन्योर एंजॉय करने दी है? प्रेसिडेंट ने करा क्यों? इनके कहने पर, सरकार के ही कहने पर करा है। ये चीज थ्योरेटिकली लिखना तो बहुत ठीक है, अंदर का क्रक्स जानना पड़ेगा हमें। लेकिन चलते हैं एक बारी स्टेट लेवल पर। ये तो चैलेंज करा जा सकता है। क्यों? सबसे पहले यहां पर जो विधानसभा को बर्खास्त करने वाला जो पर्सन है वो है राज्यपाल।
गवर्नर। सबसे पहले एक पोजीशन हमें समझनी पड़ेगी राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। जो राष्ट्रपति है ना, भले ही वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं इलेक्शन से कम। एक इलेक्टेड बॉडी तो है। गवर्नर बताओ कौन से इलेक्शन से आते हैं? गवर्नर के कौन से इलेक्शन होते हैं? लास्ट टाइम मयूर बताओ, दिल्ली में कब गए थे मम्मी पापा गवर्नर के इलेक्शन में वोट करने? नहीं होते गवर्नर के इलेक्शंस। गवर्नर के साथ एक पॉलिटिकल एंगल और होता है ईशा, पता है क्या? जैसे मतलब मान लो, पॉलिटिकल एंगल जो मैं समझा रहा हूं, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। किसी एक राज्य के अंदर या नंबर ऑफ राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस की सरकार चल रही है, ठीक है। अब कांग्रेस ने अपने हिसाब से गवर्नर्स वगैरह अपॉइंट कर रखे हैं। जैसे ही मान लो बीजेपी की सरकार आई, ये सारे गवर्नर्स को हटाते हुए अपने हिसाब से बीजेपी फिर अपने गवर्नर्स को नॉमिनेट करके उनको राज्य के अंदर इंस्टॉल करवाएगी। गवर्नर जनरली कौन होते हैं? गवर्नर जनरली जो आपको मिलेंगे, सीनियर, बहुत सारे स्टेट में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे, कुछ स्टेट में आईपीएस ऑफिसर्स मिलेंगे, और किसी किसी जगह के अंदर जो अच्छे पॉलिटिकल नेता हैं, जिनकी गुडविल अच्छी है, ठीक है, तो उनको भी राज्यपाल वगैरह बना दिया जाता है। जैसे जनकपुरी एरिया से ही हमारे काफ़ी टाइम तक विधायक थे, उनको उठाकर क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड का क्या कहते हैं, वो बना दिया गया था, गवर्नर बना दिया गया था बीजेपी के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नर जो है, एक तो सबसे पहली बात है तो अपॉइंटेड अथॉरिटी है। उनका नाम था श्री जगदीश मुखी, अपॉइंटेड। अब अभी मुझे नहीं पता, राज्यपाल तो है वो कहेंगे, आई थिंक अंडमान के तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट के पहुंच गए हैं शायद से, तो वो यहीं पर जनकपुरी से ही है वो। गवर्नर जो है वो अपॉइंटेड अथॉरिटी होती है, ठीक है। यानी कि भाई अपॉइंटेड किसी पर्सन के पास ऐसा अधिकार नहीं हो सकता ईशा कि वो लोकसभा को बर्खास्त कर दे और उस पर कोई सवाल चिन्ह भी ना लगाए। अब गवर्नर जो है, इतना बुद्धि किसकी आई भाई? तू अपॉइंटेड अथॉरिटी, तू डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस तो, जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधि तो छोड़ दे, तू इनडायरेक्ट भी नहीं है इलेक्टेड। इतनी बुद्धि कैसे आई तेरे पास कि तू लोकसभा को विधानसभा को भंग कर दे? गवर्नर जो है उसको ऐसा माना जाता है, ऊपर वाला केस समझो पहले, मैंने ऊपर वाली कहानी क्यों लिखी, कि कांग्रेस के टाइम पर जो गवर्नर थे, जब किसी और की सरकार आ गई बीजेपी की, तो वो कांग्रेस के कार्यकाल के सारे गवर्नर्स को हटाकर अपने गवर्नर जिनको वो बनवाना चाहते हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। इसका मतलब गवर्नर जो है वो काम करता है एज एजेंट ऑफ सेंटर। सेंटर के कहने पर गवर्नर जो है वो विधानसभा को बर्खास्त कर देता है, ये कहकर दैट स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी थी वो फेल हो गई है, और गवर्नर उसके बाद इनवाइट करता है प्रेसिडेंट को कि आप आओ और यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो अंडर आर्टिकल 356। राइट? यहां तक प्रोसीजर ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? लेकिन गवर्नर का ऐसा करना सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, ऐसे तो फिर जिन जिन राज्यों के अंदर, मान लो मेरी एक पार्टी है, देश में लोकप्रिय पार्टी है, मैं लोकसभा में भी आ गया, बहुत सारी विधानसभाओं के अंदर आ गया, 5 विधानसभा पे मेरा कब्जा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे पास एक एजेंट है गवर्नर, मैं उसको बोलूंगा कि जाओ तुम विधानसभा को, ये स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यहां पर फेल हो गई है, ये कहकर बर्खास्त कर दो। ऐसे ही थोड़ी ना कर लेगा, इस चीज को चैलेंज करा जा सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ऐसे तो एक बार बताओ मयूर, जो पार्टी लोकसभा के अंदर आ गई, जिसने सरकार बना ली, ऐसे तो कोई भी ऑपोजिशन की सरकार किसी राज्य के अंदर नहीं टिक पाएगी, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि गवर्नर तो सबसे बड़ा एजेंट की तरह काम कर रहा है। गवर्नर से सवाल जवाब जब कोर्ट करता है ना, तो गवर्नर को महंगे पड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट को इज्जत देता है कोर्ट कि भैया यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, गवर्नर तू बेटा कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, ये तेरी जो पोस्ट है ये खैरात है तेरे लिए, कभी भी छीनी जा सकती है। अगर इतना ही दम था तेरे अंदर
तो तेरे को हटा क्यों दिया नई सरकार ने आने के बाद? क्योंकि बेटा तेरे अंदर गूदा नहीं है, दम नहीं है, इस वजह से वो जानते हैं तू निब्बा है, तेरे साथ कुछ भी करा जा सकता है और तू कुछ नहीं कर सकता हमारा। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मिलकर हटा सकते हैं। इंपीचमेंट का प्रोसेस आसान होता है, पार्लियामेंट हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को आसानी से। कौन सा ऐसे प्रेसिडेंट हुआ है आज तक हमारे देश के अंदर जिसका इंपीचमेंट हुआ, बताओ? कोई नहीं। गवर्नर को हटाना कितना आसान है बताओ? इट इज जस्ट लाइक कोरोना आया हुआ है, मैंने फोन कर दिया कल से मत आइयो, कोई और आ रहा है तेरी जगह। जैसे कोविड के टाइम पे आता था कल से नौकरी पे मत आना, कोविड लगा हुआ है, जब खुल जाएगा तब बता देंगे तुम्हें लॉकडाउन, उसके बाद क्या होगा। ये है गवर्नर की मान मर्यादा, बस इतनी सी। गवर्नर को सुन के आप खुश बस एक मुद्दे पे हो जाते हो कि मयूर ये जितने भी लोग पढ़ते हैं बस वो दिल्ली की टसल को देखकर वहीं चलती है बस गवर्नर की। और वो भी इसलिए चलती है, वो भी सेंटर का एजेंट है बात ये है कि दिल्ली सीएम और उसकी, अच्छा ये वाला मुद्दा मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा आपसे कि दिल्ली सीएम और उसकी टसल में, यार ये यूपीएससी का लगातार 2 बार क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव 2 बार क्वेश्चन रह चुका है ये, कि दिल्ली सीएम और एलजी, ये मेंशन करा है यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में, जीएस पेपर 2 में। पीएसआईआर तो छोड़ दो, 2 बार क्वेश्चन आया सेम क्वेश्चन, ऐसा कभी हुआ नहीं है यूपीएससी के मेंस के पेपर के अंदर, लेकिन वो सेम क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। हाँ टोन अलग थी, क्वेश्चन का जो कंटेंट था वो सेम था। ऐसे ही यूसीसी के ऊपर भी यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। ये एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट की जो टसल चलती है उसके ऊपर इसने 2016 एंड 2018 ऐसी कुछ, हाँ 2 साल पूछा था, ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछा था लेकिन किसकी पावर टसल के बारे में बताओ, सारी की सारी चीजें, कि मतलब होता क्या था उस टाइम पर। एक टसल क्या चल रही थी, केजरीवाल भाई साहब कोई भी एक बिल लेकर आ रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं, साइन तो करवाना ही पड़ेगा उसको एक्ट बनाने के लिए, और गवर्नर मना कर देते थे। फिर वो लेकर आ रहे, फिर गवर्नर मना करते थे, तो केजरीवाल ने ब्लेम लगाना शुरू कर दिए इनके ऊपर कि ये सेंटर के एजेंट हैं, ये ऐसे हैं, ये जानबूझ के नहीं चाहते कि हमारी सरकार अच्छे से फंक्शन करे, दिल्ली वाले जो है वो कुछ रहे। तो एक टसल उठ गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बदल गया। तो केजरीवाल जी ने एक डिमांड रख दी सुप्रीम कोर्ट के आगे और पार्लियामेंट के आगे, विधानसभा के आगे, पूरे देश में, मतलब कि दिल्ली को एक फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दो। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने कहा स्टेटहुड का दर्जा दे दो। फिर उसके ऊपर एक भयंकर लेवल पे एक लंबे टाइम के लिए 8-10 महीने की, 11 महीने की कंट्रोवर्सी चली कि जब देश की इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सब यहाँ पर हैं, फुल स्टेटहुड देने की वजह से हो सकता है कुछ इनकी बिल्डिंग्स वगैरह को वो हो जाए, कुछ ना कुछ कर दे, मतलब दिल्ली का जो उस टाइम पर सीएम होगा अगर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफेंड में भी बोली गई, विरोध में भी बोली गई कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर ये बोल दिया गया कि जितनी इंपॉर्टेंट सेंट्रल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, तो ऐसी कुछ पावर होनी चाहिए कि बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए कि हाँ स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन इतनी इतनी पावर नहीं दी जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली फिर हुआ क्या, आप जानते ही हो। ये वाला मुद्दा वैसे छुप कर रह गया, लेकिन एक बिल आया है, उसके तहत आपको पता होगा मयूर, आपको तो पता ही होगा, गवर्नर के पास अभी सारी पावर है। गवर्नर के पास अब दिल्ली में इतनी पावर है कि जो दिल्ली की विधानसभा है वो बिना गवर्नर के परमिशन के कोई बिल भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, और कईयों को लगे ना अगर कभी भी कि दिल्ली में जो सीएम है वो अच्छे से फंक्शन क्यों नहीं कर पाते, ऐसा क्यों नहीं कर पाते, दिल्ली का सीएम सिर्फ एक वजह से अच्छे से फंक्शन कर सकता है, कब, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे सरकार हो एबीसी और दिल्ली में सरकार हो एबीसी। अगर यहाँ एबीसी है और यहाँ पीक्यूवाई या XYZ हुई तो टसल होगा। दिस इज द रीजन, मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल फिगर्स के नाम हमें बोलने नहीं चाहिए, हमारा कोई हक नहीं बनता है, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है जीएस पेपर के आंसर लिखते हुए और अपने करियर में। लेकिन शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली सीएम इसलिए अच्छे से कंटिन्यू कर पाई थी क्योंकि सेंट्रल पे कांग्रेस की सरकार थी। आपको यकीन नहीं होगा ये सुन के, दिल्ली में सीएम के पास पुलिस की भी पावर नहीं होती है, क्योंकि यूटी को कंट्रोल करने वाला होता है सेंटर, और पुलिस होती है जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के हिसाब से देखो तो यूटी की तो कोई लिस्ट नहीं होती यूनियन टेरेटरी की। सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से जो पुलिस है दिल्ली की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, चाहे तो वो सारी पुलिस खींच सकते हैं,
दिल्ली का सीएम सारी पुलिस को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, और वो एजेंट होता है गवर्नर। इसलिए कभी भी दिल्ली का सीएम अगर आपको अच्छे से काम करते हुए ना दिखे तो समझ जाया करो ये केंद्र शासित प्रदेश है, सिर्फ इस वजह से। अब समझ में आ गया पूरा टसल? बताओ जरा ईशा, जल्दी बताओ। ठीक है अच्छे से। हाँ बीच में बताओ क्या पूछ रहे हो। नहीं तो ये पावर नहीं है ना उसके पास। ये चीज यहाँ पर एक्सेप्शन में डाली नहीं हुई है कि हमने इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। कहाँ लिखा हुआ है? मतलब कोई भी ऐसी जो जिसकी चीज हो कंसेंसस नहीं। आपको कैसे पता वो कंसेंसस है? कहाँ पढ़ा है आपने? बताओ कहाँ लिखा है कंसेंसस है उसका? उसकी कंसेंसस पावर डिफाइंड है क्या गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कंसेंसस, पहली बात है कंसेंसस तो बोला भी नहीं चाहिए, हम उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी। वो कोई बॉडी नहीं है ना जिसमें उसकी बॉडी, उसकी औकात तो समझो पहले। इलेक्शन से आ ही नहीं रहा। क्या नहीं है? नहीं है। है। नहीं नहीं, किसी भी कोर्ट मत बोलो, मतलब किसी भी कोर्ट नहीं, ऐसा मत बोलो कि अगर ये चीज़ है ना तो ये चीज़ देखो होता क्या। मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो आप पार्शली ठीक हो, लेकिन वैसे गलत हो। क्यों? जब भी सरकार जब डिसमिस करी जाती है तो सबको पता रहता है, कोर्ट को भी पता रहता है सवालिया चिन्ह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा लगते हैं। गवर्नमेंट से लेकिन गवर्नर से, सॉरी गवर्नर से लेकिन रिटर्न में मांगा जा सकता है। उनकी अथॉरिटी कंप्लीटली देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो गवर्नर ये कहता है भाई ये मैंने तो कुछ नहीं करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था मुझे करने के लिए। तो कोर्ट डायरेक्टली किसे पकड़ेगा जब कोर्ट जानता ही है? नहीं ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती? ये किसने बोला आपको? अरे आप वैसे बताओ, आप स्पेसिफिक सिचुएशन में क्यों जा रहे हो? आपने एक लाइन बोल्ड स्टेटमेंट पेश करी कि इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, किसी भी केस के अंदर नहीं हो सकती। हाँ तो नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। ऐसे तो आप पीएम को उठाकर भी नहीं लेकर जा सकते हो तो, जबकि इलेक्टेड बॉडी है। कभी सुना है पीएम को पुलिस उठाकर ले गई? हाँ ऑफिस। हाँ लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज़ ना थ्योरेटिकली देखो क्या है कि लिखने में हम लिख देते हैं, लेकिन सवालिया चिन्ह कोर्ट लगा सकता है इसके ऊपर। और टसल चलते रहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में केसेस देखो पेंडिंग पड़े रहते हैं। इट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब एक क्रिस्टल क्लियर ये नहीं है कि गवर्नर को बुला लिया जाएगा और वो उसको जेल हो जाएगी और वो हो जाएगी। सवालिया चिन्ह लगेंगे, सवालिया चिन्ह लगेंगे, इस केस में नहीं लगेंगे। कहाँ गया ये? इस केस में नहीं लगेंगे। एक सेकेंड, यहां नहीं लगेंगे प्रेसिडेंट से, ये टोटली इम्यून है। ये नहीं है क्योंकि सबको पता है, सबको पता है जो गवर्नर है अगर उसने कुछ ऐसा काम करा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, इस वजह से उसने ऐसा करा है। ठीक है अभी हम आने दो, प्रेसिडेंट गवर्नर के चैप्टर पे भी जब कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। हम्म। यार सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दे रखी है, और दिल्ली दिल्ली और इसके बीच में, क्योंकि दिल्ली का स्टेटस देखो आप, दिल्ली एलजी वो है यूटी है। दिल्ली खुद सेंटर के अंदर बीइंग अ यूटी, वहां जो एजेंट है वो भी सेंटर का एजेंट। अगर वहां पर बस सरकार अगर बीजेपी की हो ना, अगर सेंटर पे बीजेपी है तो वो आराम से चलेगा। मैंने यही तो समझाया कि सेंटर में अगर एबीसी की सरकार है और दिल्ली के अंदर एबीसी की है, बस दिल्ली का सीएम तभी अच्छे से काम कर सकता है। हर कोई यही चाहेगा ना कि हट जाइए भाई, जनता के सामने वो बदनाम हो जाए। अब देखो जनता पूरी बात तो जानती नहीं है मयूर के दिल्ली आज भी अगर आप अपने दोस्तों से पूछोगे ना वो कहेंगे दिल्ली स्टेट है। दिल्ली वालों को ही नहीं पता कि दिल्ली क्या है। दिल्ली वालों को यहाँ की सीएम की पावर भी नहीं पता है।
और आउट ऑफ द एंटायर गैमट ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिल्ली की ही डिमांड क्यों चलती है कि स्टेटहुड दे दो? हालांकि दिल्ली सीएम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईआरएस ऑफिसर रह चुके, तो उन्होंने सोच समझ के इस डिमांड को उठाया था, लेकिन इसको नजरअंदाज कर दिया गया। ये बात दबकर रह गई बहुत तगड़ी तरीके से। ये वाली बात कई लोग नहीं जानते हैं, दिल्ली में 99% ये वाला बात नहीं जानते मयूर लोग, कि अब ये पावर हो गई है कि अगर दिल्ली सीएम को अगर विधानसभा के अंदर कोई बिल लाना है इंपॉर्टेंट, तो वो पहले एक परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नर से। वो एक्चुअली गवर्नर से परमिशन नहीं ली जा रही है। गवर्नर किसको बात ये फॉरवर्ड करेगा अगर अंदर की बात हम करें, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हटा दें? ऑब्वियस ही बात है। और वो कभी भी नहीं जाएंगे। और ये चीज कब हो सकती है? जब सेंटर पे एबीसी की सरकार हो और दिल्ली में भी एबीसी की सरकार हो। सेंटर पे अगर एबीसी की सरकार हो, दिल्ली में डीईएफ की सरकार चल रही है, तो जब पैरेलल लिंक नहीं बन पा रहा, कोई और पार्टी कोई और पार्टी, तो वो चीजें हमेशा नहीं 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 यही चलता रहेगा फिर। अब अच्छा एक बात बताओ, इस टसल में हमेशा जीतता कौन है? जब भी दिल्ली में और ऐसा होता है कभी भी, कौन जीतता है इस टसल में? गवर्नर ही जीतता, मतलब सेंटर ही जीतती है ना कुल मिलाकर। अनब्रिडल्ड पावर है क्योंकि इस वजह से। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो ईशा, शाइनी, सबको समझ में आ गया यहां तक? क्लियर? हाँ। और एक जो शाइनी जो पावर टसल है वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही हम प्रेसिडेंट करेंगे, उसके साथ साथ जब हम गवर्नर करेंगे तब। मतलब पैरेलल चैप्टर्स अभी हमें बहुत सारे लेकर चलने हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये अभी जैसे ये चल रहा है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है शाइनी, अब तो कोई डाउट नहीं है अभी यहां तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबरशिप की पार्लियामेंट की। यहां तक ऊपर कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पहले क्वालिफिकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस ले डाउन कर रखी हैं फॉर द पर्सन अगर उसको एमपी बनना है। सबसे टफ क्या है? सबसे टफ आपको क्या लगता है सबसे टफ क्वालिफिकेशंस क्या होती है? नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक ही नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है सबसे टफ होती है सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा, जैसे ही वो चुनावी प्रक्रिया के बाद आ रहा है, ही और शी, एक बात, एक हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। आप जब भी, ये मैंने पूछा भी था आपसे कुछ लेक्चर्स पहले, किसी ने उसका आंसर करा नहीं ना, होमवर्क करके दिया इसके ऊपर। शुरू शुरू में पूछा था मैंने जब लक्ष्मीकांत स्टार्ट कराई थी। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको थोड़ा सा ना एक फेमिनिस्ट वर्डिंग्स या जेंडर न्यूट्रल टेक्स्ट नहीं मिलेंगे। क्या मतलब होता है इस अंग्रेजी का? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली ही लिखा रहता है। मेरे फ्रेंड से अभी लास्ट ईयर के इंटरव्यू में दो चार कैंडिडेट से, और मॉक इंटरव्यूज में भी दृष्टि वगैरह के, और जेन्युइन यूपीएससी के इंटरव्यू से पूछ लिया गया था, उसका भी ऑप्शनल पीएसआई आ रही है, कि आप मुझे ये बताओ सौरभ कि कौन सी कंट्री में ऐसा जेंडर न्यूट्रल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो उसने बोला सर जनरली यूरोपियन कंट्रीज में होता है। तो उससे पूछा गया आप बताओ कंट्री कौन सी, बताओ, उसने आंसर कर दिया था। अब आप मुझे इस क्लास के बाद बताओगे कि फेमिनिस्ट वर्डिंग्स या जेंडर न्यूट्रल टेक्स्ट जहाँ पर बार बार जब भी है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते तो इसमें कितना टाइम लगता है, ऐसे करके लिख देते या ऐसे करके लिख देते, शी और ही और शी, बार बार क्यों? यहां पर लिखा गया है जैसे, हाँ जल्दी आप मतलब देखते होगे, कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि इसी को देख लो, हमारे देश में सारे एमपी ही हैं क्या?
नहीं ना। अब बीइंग अ पीएसआई और ऑप्शनल स्टूडेंट ना, आप याद रखना, अगर कभी आपसे इंटरव्यूअर या चेयरमैन जो होगा बोर्ड का वो ये पूछे कि मिस्टर बिस्मे आप कुछ एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है क्या, तो आप बोलना सर आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वो अभी तक इंटैक्ट है लास्ट 75 सालों के अंदर, इसमें मुझे कोई भी चेंजेस नहीं लगते करने वाले। ठीक है सर, सिर्फ हमें दूसरी एक कंट्री से, और वो कंट्री अभी आप लोग बताओगे इस लेक्चर के बाद, भेजोगे ग्रुप पे कि कौन सी ऐसी कंट्री, या फिर दो चार एग्जांपल मिले आपको, वो अच्छी बात है। कौन सी ऐसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री या कोई भी कंट्री हो, कि हमें उससे ये चीज़ सर बोरो करनी चाहिए, जब हमने बोरोड और पैचवर्क कर रखा है तो हमें सर एक ये चीज़ भी अपना लेनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से कि हमें इसकी वर्डिंग को फेमिनिस्ट कर देना चाहिए और जेंडर न्यूट्रल टेक्स्ट कर देना चाहिए। एंड व्हाट आई मीन बाय सेइंग दिस सर, डैट हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 90% टाइम ही लिखा रहता है सर। देयर आर शी ऑल्सो ऑन मैनी पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह। ठीक है, तो सर बोलना कि वर्डिंग शुड बी लाइक ही और शी और ही। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, एक ट्रिक बताऊँ ज़्यादा नंबर लेने की एग्जाम में, एग्जामिनर से लिखने वाले उसमें मेंस के पेपर के अंदर, आप कभी भी आंसर अपना ऐसे, स्पेशली ऐसे के अंदर ये चीज़ चेक होती है, ऐसे में ये चीज़ आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। जब भी कोई लाइन इस्तेमाल करो ना, अब उनको मेरा नाम रोल नंबर तो पता नहीं है, लेकिन मैं जब भी ऐसे लिखकर इसको ही और शी लिखूंगा ना तो ये नॉर्मल चला जाएगा। हाँ, इससे एक एग्जामिनर के दिमाग में क्लिक होगा, यस इसने दोनों को मेंशन कर रखा है। मैं एक स्टेप बियॉन्ड जाता हूं, या तो ऐसे, और मेरे पास टाइम की किल्लत होती है तो ऐसे लिख देता हूं। सबसे पहले मैं फीमेल को प्रेफरेंस देता हूं, उसके बाद मेल को। क्यों? ये चीज ना एग्जामिनर को रोक देती है। आपको अभी नहीं पता लगेगा, ऐसे कभी भी अपना चेक करवाना किसी एक अच्छे पर्सन से, और अगर आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है तब तो आप समझ लो कि आपके नंबर कटने ही कटने हैं। ठीक है, सिर्फ शी भी लिखा हुआ है तब भी आपके नंबर कटे, क्योंकि आपके अब उनके पास आपका नाम नहीं है तो वो सोचेंगे आप बंदी हो और ज़्यादा ही कुछ वो महिला मुक्ति मोर्चा खोलकर बैठे हुए हो। ठीक है, आपको फेमिनिस्ट होना पड़ता है। आप ये थोड़ी ना बंदी हो तो आप कुछ भी कर लोगे, अपना गर्ल कार्ड खेलोगे। ठीक है, ये हरामजादापन भी नहीं करना है। ये जो है ये बेस्ट होता है, इससे आपको नंबर मिलते हैं। इंस्पिरेशन इसकी क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच और वर्डिंग्स, इन शिकागो। नमस्ते टू ऑल माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सबसे पहले फेमिनिस्ट कोनोटेशन थी उनकी, फीमेल कोनोटेशन थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और ये शिकागो स्पीच को मैं लेकर आऊँगा एथिक्स के पेपर के अंदर, जब हम एथिक्स डिस्कस करेंगे, थिंकर्स डिस्कस करेंगे, तब गहराई से आपको देखना होता है। ये एग्ज़ाम रट्टू तोतों के लिए ना कभी था ना कभी है। हर चीज़ आपको कनेक्ट करनी होती है। पेपर 4 की बातें सोच कर देखा करो, जैसे मैं पेपर 1 में कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। जीएस पेपर 2 की किस बातों को मैं ऐसे में लेकर जा सकती हूँ, ये ऐसे करके आपको देखना चाहिए। तो सबसे टफ, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर द पर्सन। कौन को शपथ दिलवाएगा, कौन शपथ दिलवाएगा इन एमपीज को? ठीक है, एक ऐसे पर्सन को बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय, कौन ऑथोराइज करेगा उसको? इलेक्शन कमीशन। अपनी ओथ और एफर्मेशन में जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, क्या शपथ ली जाती है इन एमपीज के द्वारा? संविधान की मर्यादा का पालन रखेंगे, एकनिष्ठ होकर काम करेंगे, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को होल्ड करके रखेंगे।
एमपी दो हाउसेस के होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। अब यहां से आप जान जाओ कि राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स। यहां पर पर्सन मिनिमम 30 साल का होना चाहिए इन केस ऑफ राज्यसभा, और 25 साल का हो सकता है इन केस ऑफ लोकसभा। ज्यादा एज किसकी दिख रही है? 30। लॉजिक लगाने का तरीका क्या है? एल्डर कौन हुआ इनमें से, 25 वाला कि 30 वाला? 30 वाला। हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। बस ये लॉजिकली याद रखने का तरीका है, ठीक है। आपको ये चीज़ काफ़ी लाइट लगी होगी सुन के कि ये क्यों बता रहे हो। मैं हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि पॉलिटी हर किसी को पहले से ही पता है, ठीक है। कोई बात नहीं, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है वो एबीसी लेवल से हर चीज़ करवाना, ठीक है। तो सुगंधा, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? बताओ कि हाउस ऑफ एल्डर्स और ये क्यों कहा जाता है। फटाफट से मुझे एक चीज़ का आंसर जो है सब लोग। रेड कारपेट हाउस किसे बोला जाता है? और ग्रीन कारपेट हाउस? ठीक है। तो हम हर एंगल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप ऐसा मान जाओ कि इसके बियॉन्ड अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे, आप श्योर शॉट उसको क्या करोगे, लीव कर दोगे। दिस क्वेश्चन इज नॉट मेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने सारी एनालिसिस कर ली, सब कुछ रेडी कर ली। ये क्वेश्चन एक अपने आप में ट्रैप है, इसको देखकर मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मयूर उसको ऐसा समझ लेना कि ये मेंस का मैकब्राइड कमीशन या एलिलोपैथी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद शी और ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन जो उसकी प्रिस्क्राइब करे गए पार्लियामेंट के द्वारा। अब जब ये लिख दी गई थी ना ये वाली बात संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो कुछ अदर क्वालिफिकेशंस क्या प्रिस्क्राइब करे हैं पार्लियामेंट ने? तो पार्लियामेंट ने एडिशनल क्वालिफिकेशंस लिखे हैं। यस, पार्लियामेंट लेकर आया एडिशनल क्वालिफिकेशंस। तो ये मेंशन कर रखे हैं पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट तो हमेशा कोई भी काम बिना एक्ट के तो कर ही नहीं सकता। पार्लियामेंट का पानी का ग्लास है एक्ट, खाने की थाली है एक्ट, स्पून का नाम है एक्ट, पार्लियामेंट के टेबल का नाम है एक्ट, चेयर का नाम है एक्ट, बेड का नाम है एक्ट। मतलब पार्लियामेंट अगर है तो वहां एक्ट है, बिना एक्ट के पार्लियामेंट का अस्तित्व नहीं है। तो एक्ट आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्या बोला पार्लियामेंट ने? पार्लियामेंट ने दो कंडीशंस इसके अंदर एडिशनल कंडीशंस ले डाउन करी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर आपको स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आए कि पार्लियामेंट की मेंबरशिप किस प्रकार से डिटरमाइन होती है, व्हाट आर द वेरियस क्वालिफिकेशंस लेड डाउन बाय द व्हाट आर द वेरियस क्वालिफिकेशंस लेड डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर एक पर्सन को एमपी बनना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको यहां तक एड्रेस करके छोड़ देना, टाइम बचाना और दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस करने लग जाना। अगर आपसे वो ये पूछे फ्लो में, देखना गलती कहां हो जाती है। मेंशन सम ऑफ द क्वालिफिकेशंस लेड डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, मेंशन सम ऑफ द क्वालिफिकेशंस laid down by parliament for a person to be chosen as member of parliament। ये 4 लिखोगे ना तो 0 ही मिलेगा। ये 4 लिख दो, 0 ही मिलेगा। ये 4 लिखने के बाद ये 2 लिखोगे तो मार्क्स इन 2 के बेसिस पे ही दिए जाएंगे। आपने अपने पेन की स्याही और पेपर का जो स्पेस है वो वेस्ट कर दिया ये लिखकर, क्योंकि ये 0 ही है आपके लिए, ये कुछ नहीं है, बेकार है। नंबर इसी के बेसिस पे मिलेंगे आपको। ये नीचे वाले पॉइंट्स, टोन बहुत मैटर करती है। टोन क्वेश्चन को समझने की बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा। अब आ जाओ, पार्लियामेंट ने एडिशनल कितनी, तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे कल को कुछ भी करना है, और अंकिता जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपके लिए बता रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजंस क्वालिफिकेशन जो ले डाउन कर रखी हैं वो 4 हैं, पार्लियामेंट ने 2 कर रखी हैं। टोटलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए तो अंकिता, ईशा, मिसबा, आप लोग
6 को मेंशन कर देना टाइम के हिसाब से। स्टेट बीएससी का क्वेश्चन हुआ तो चेक कर लेना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा है तो ये, पार्लियामेंट के बारे में बोल रहा है तो ये, कंबाइंड फॉर्म में बोल रहा है तो ये, सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में तो ये दोनों जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, छोटी सी एक बात है, क्योंकि इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कोई भी एग्जामिनर कि वो आपसे बस ये पूछ लेगा क्वालिफिकेशन। सबको पता है कि लक्ष्मीकांत जितने बच्चे दे रहे हैं तो इतना तो पढ़ के आए ही होंगे। इनका टाइम कैसे वेस्ट करवाना है, इनको ट्रैप में कैसे डालना है, वो तो ये सोच के बनाते हैं। उसके बाद शी और ही, और हाँ ये जितनी भी ये वर्डिंग्स लिखी हुई हैं ये प्लीज कट दिस, इससे नंबर नहीं मिलेंगे। ये यूज करा करो, उससे टाइम बचता है। मैं तो यही करता हूँ। शी और ही पूरा पूरा क्यों लिखूं मैं बेफालतू के अंदर। ये आप अभी आप नज़रअंदाज कर रहे हो। पूरे पेपर के अंदर जब आपके 20 क्वेश्चन होंगे ना, सिर्फ आपका ये चीज़ 4 बार भी कैच हो गई ना, 4 बार भी, आप ये मान लो कि आपके 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा है। सिर्फ 4 बार भी अगर एग्जामिनर ने पकड़ ली कि आपने शी और ही ऐसे करके लिखा हुआ है, बहुत इंप्रेशन पड़ता है इससे, बहुत अच्छा इंप्रेशन। ये एग्जाम मार्क्स लाने का एग्जाम नहीं होता। 30% में तो बंदा यहां पर आईएएस बन जा रहा है। ये एग्जाम मार्क्स लाने का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम है आपके अंदर से एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को चेक करने का। हर एक लाइन, हर एक शब्द, आपका हर एक कॉमा, आप जितना नजरअंदाज कर रहे हो वो उतना ही काउंट होता है। हाँ वो अलग बात है कि जब तक आप अपने पेपर की वर्थ सामने वाले को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो सामने वाले के लिए तो फिर वो एक एग्जाम का पेपर ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में क्या टेंशन चल रही है, आपकी जिंदगी कितनी शमशान घाट जैसी है, क्या है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपका अगर ये वाला अटेम्प्ट नहीं निकला तो कितना अनर्थ हो जाएगा, उसको कुछ नहीं लेना देना इन दुखड़ों से आपके। इसलिए भिखमंगा नहीं बनना चाहिए किसी के आगे, किसी को कुछ नहीं लेना देना आपके दुखड़ों से। शी और ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि अगर वो एक चुनाव लड़ रहा है, सिंपल भाषा में अगर हम इसको बोले, सिंपल भाषा में, पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं। मैप बनाया था ना हमने जब ये चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, वहां से वो एक रजिस्टर इलेक्टर होना चाहिए। मतलब क्या, इस पर्सन के पास भी कौन सा कार्ड होना चाहिए, कौन सा कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, एक गेम समझाता हूं। मयूर, कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पार्लियामेंट ने इन सब में से किसको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन बना रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। अब रट्टू तोते होंगे, वो कहेंगे वोटर आईडी जैसा तो कोई शब्द था ही नहीं पक्का। मैं तो कसम खा के बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन शाइनी इसका मीनिंग तो इंटरप्रेट हो रहा है ना यहाँ पर, ये वाला ऐसे होता है, ऐसे होता है पेपर सॉल्व। ठीक है, तो सब लोग, जितने लोग सुन रहे हैं इस डिस्कशन को, तो ये ऐड कर लेना वोटर आईडी वाली बात। दिस इज सेम इन केस ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। अब मयूर, ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा जो है वो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है तो उसको क्या जरूरत है यार एक वोटर आईडी कार्ड की, या फिर कहीं से भी वो एक इलेक्टर हो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। नहीं भाई, आ तो पार्लियामेंट के अंदर ही रहा है ना। तो अगर एमपी बनना है तो पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो पार्लियामेंट की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगी, जो एक रीजन होगा, लोकेशन होगा, जहां से एक लक्ष्मण रेखा खींची होगी। और ये लक्ष्मण रेखा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन खींचता है, किसने बनाई है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, XYZ, कौन है वो, डेलिमिटेशन कमीशन। अब ध्यान से सुनना, कुछ साल पहले तक एक ना मजबूरी थी एमपीज की। क्या? देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट कि अगर एक कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है एन इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, वो एक इलेक्टर होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। नहीं, अब क्या हो गया, आप राज्यसभा के लिए एमपी बनना चाह रहे हो, आप कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर, यानी कि इसका मतलब क्या है, आप देश में जितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, कहीं पर भी आपके पास अगर एक वोटर आईडी कार्ड है कहीं पर भी, तो आप कहीं से भी राज्यसभा में जा सकते हो। यह चीज लोकसभा के लिए भी है, बताओ है कि नहीं।
अगर मुझे पीएम के लिए इलेक्शन लड़ने, मैं 2 जगह से लड़ सकता हूं, अलग अलग जगह से। लेकिन मयूर, मैं तो पैदा ग्वालियर में हुआ था, फिर मैं 2 जगह से कैसे लड़ जाऊंगा? बताओ अर्पित, मैं तो पैदा ग्वालियर में हुआ था, फिर 2 जगह से कैसे लड़ जाऊंगा? आप बोलो ऐसा कि सर ये कंडीशन थी, पहले पहले थी, मतलब एक बंदे से थी, मतलब ऐसा तो नहीं था कि मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश से ही लड़ना है। बात ये थी कि एक जगह से लड़ सकते थे। अब अर्पित इसमें क्या एक्सपेंड कर दिया गया कि 2 जगह कर दी गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट एमपी श्री राहुल गांधी जी नहीं बन पाते ना एमपी, अपनी खानदानी सीटों से, जगह से तो हार ही गए थे। यूपी से कहां से जीते हैं वो? केरला में वायनाड। ठीक है, तो द रिक्वायरमेंट डाटा कैंडिडेट, पहले एक रिक्वायरमेंट चलती थी, समझो आप लोग सब इस चीज को, कि अगर एक कैंडिडेट को राज्यसभा के चुनाव को कंटेस्ट करना है फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, आपने बोला शाइनी मैं क्या कहते हैं, पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ राज्यसभा की सीट के लिए, ठीक है, एमपी बनना चाहती हूँ, तो कंडीशन 2003 तक, 2003 से पहले यह थी कि आप उधर पंजाब के अंदर एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए थे। इस चीज को लेकिन खत्म कर दिया गया। और 2006 में सुप्रीम कोर्ट के पास जब एक केस चला 2003 से लेकर 4, 5, 6, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज हुआ, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कायम रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हमें कोई इसमें आपत्तिजनक कोई भी एक डिसीजन नहीं लग रहा है, ठीक है ये। उसके बाद पहली कंडीशन समझ में आ गई सबको? जल्दी बताओ। एक, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और अगर वोटर आईडी कार्ड जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो क्या सिर्फ उसी राज्य से चुनाव लड़ सकते हो क्या आप राज्यसभा के? बताओ शाइनी, बताओ, है ना? उसके बाद शी और ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी स्टेट और एनी यूनियन टेरिटरी। अगर जो उनके लिए सीट रिजर्व है, अगर वो उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक राज्य के अंदर, किसी भी एक यूटी के अंदर, आप अगर जो सीटें आरक्षित करी गई हैं कि ये सीट से सिर्फ एक एसटी एमपी ही खड़ा हो सकता है, एससी एमपी ही खड़ा हो सकता है, तो आप कहीं पर भी हो मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। लेकिन यहां पर एक चीज है, हाउएवर अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन आल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फॉर देम। हमने पढ़ा था इसको, याद होगा भी आपको, इसी चैप्टर के अंदर कुछ टाइम पहले। जो सीटें उनके लिए आरक्षित नहीं है, वो उस पर भी मतलब, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि एससी और एसटी कैंडिडेट जनरल सीट पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, बताओ, एज वेल एज रिजर्व सीट पे भी लड़ सकते हैं। और रिजर्व कौन सी? जो उनके लिए है। अब लेकिन मुझे इसमें बताओ, यहां पर आपको क्या ओबीसी का दिख रहा है कुछ? शाइनी, ओबीसी के लिए हो सकता है ऐसा? ओबीसी के लिए हो सकता है ऐसा कि ओबीसी जो हैं वो जनरल सीट पे इलेक्शंस लड़ जाएं और वो कर जाएं? या दिख रहा है ऐसा कुछ? ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा हो सकता है? बोलो। जो मान लो कल को सीट रिजर्व हो गई, तो पहली बात है इसमें ऐसा मत बोलो कि हो सकता है। कौन सी सीटें तुम्हें रिजर्व दिखती हैं आजकल ऐसी? हाँ, तो ये चीज़ है, मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में बैठा एक कैंडिडेट ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेता है कि रिजर्वेशन की बात इनके लिए है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होती होगी। सिर्फ एक वर्डिंग से ही तो गलत करवा देता है यूपीएससी आपका। वो चीज़ है, जिस चीज़ों के बारे में प्रक्रिया दे नहीं रखी है, उसको आपको हाथ नहीं लगाना है। जैसे अगर यहां पर इसने बोल नहीं रखा है, जैसे अभी हम ऊपर ही पढ़ रहे थे इस डिस्कशन को, ये इधर स्टेट लेवल पर जो हम पढ़ रहे थे, यहां पर जब उसने एक्स्ट्रा नहीं बोल रखा है, तो अपना दिमाग मत लगाओ एक्स्ट्रा कि ये चैलेंज हो सकता है डिसीजन कोर्ट में कि नहीं हो सकता। जब वो, अगर उसको चैलेंज होना होगा या नहीं होना होगा, वो स्पेसिफिकली बता देगा। पॉलिटी के अंदर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, क्योंकि जो चीजें जैसी दे रखी हैं वो आपको वैसी लिखनी होती हैं। इसलिए यहां पर कई लोग एक्सट्रीम स्टेटमेंट को देखकर एलिमिनेट कर देते हैं, वो ऐसा नहीं होता हमेशा आपके काम आ जाए।
ट्रिक्स से थोड़ी ना प्रीलिम्स क्लियर होता है। ट्रिक्स उनके लिए काम करती हैं जिनको सारे स्टैटिक सब्जेक्ट की कंठस्थ है उनके जबान पर, तो उनको पता होता है अच्छा हाँ वो किसी और नॉलेज को अपने दिमाग के कंपार्टमेंट में लेकर आते हैं किसी एक ऐसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए जो कि उनको गलत लग रही होती है इनिशियल लेवल पर। लेकिन ये ट्रिक वाला फंडा तब तक वो पर्सन नहीं कर सकता जब तक स्टैटिक नॉलेज को वो चार्ट नहीं गया अच्छे से। फिर बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। भाई डिस्क्वालीफाई भी तो करे जाते होंगे। Under the Constitution, a person shall be disqualified for being elected as member of the parliament कब? अगर वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके बैठे हुए हैं अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब एक बात बताता हूं इंपॉर्टेंट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पर्टिकुलर डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है कि नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है। और मैंने आपको एक चिट्ठा बनाने के लिए बोला था ना रागिनी, जब हम लक्ष्मीकांत कर रहे थे कि जो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है ना, उनके एक चिट्ठा बना लो, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट। तो होगा कि एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो हमेशा ऐसे ही करता है। रागिनी आपने भी पेपर्स देखे होंगे मिसबा, है ना, कि दिस इज डिफाइंड, दिस इज गिवन इन दिस आर्टिकल। तो वो ट्रैप होता है ना मिसबा, वो एक ट्रैप होता है। वो कहते थे कि ये डिफाइंड है इस आर्टिकल के अंदर, हम बैठ के सोचने लग जाते हैं। हमें ये तो दिमाग में आता नहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के डिफाइंड नहीं है, हम ये सोचते शायद से आर्टिकल का नंबर इसने गलत करके दे रखा होगा यहाँ पर। और उसको एलिमिनेट करने के बाद बंदा खुश होकर चला जाता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन के बेसिस पर। प्रॉपर अगर आप उसको देखो वो चीज आर्टिकल तो छोड़ो कहीं डिफाइन ही नहीं होती है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे मतलब क्या कि खुश करने के लिए आपने किसी को कुछ भी पोस्ट देती। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, एक बात बता रहा हूं बस मैं, यहां पर लिखा हुआ है मिनिस्टर की पोस्ट या फिर एनी अदर ऑफिस जिसको पार्लियामेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब वो ऑफिस बन तो गया है लेकिन पार्लियामेंट ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पोस्ट होती है डेप्यूटी पीएम की या डेप्यूटी सीएम की, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बताओ? आपने पक्का कुछ ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये आपने अपने किसी पर्सन को इसलिए तो दी होगी ना खुश करने के लिए, ताकि वो आपकी पार्टी को छोड़कर ना जाए, आपकी सरकार ना गिर जाए। याद करो 1977 में खिचड़ी सरकार जनता पार्टी, 3 पीएम साथ थे हमारे देश के अंदर एक ही टाइम पर, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई। ये इसलिए तो क्रिएट करी जाती है ना। अब पार्लियामेंट ने इन पोस्ट को एग्जेम्पशन दे रखी है क्या बताओ? एग्जेम्पशन दे रखी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आप हो पावर के अंदर, ध्यान से समझना, आप हो पावर के अंदर और आपने कुछ ऐसी पोस्ट क्रिएट कर दी, आपने कुछ ऐसी पोस्ट क्रिएट कर दी जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है। दिक्कत यहां तक भी नहीं आती, दिक्कत पता कब आती है भाई, उन लोगों को सैलरी भी दे रहे हो आप, उनकी सैलरी भी वो हो गई है तय। अब एक बार बताओ, ऐसे किसी पोस्ट पर बैठे हुए को जब सैलरी मिल रही है पैसा, तो वो पैसा किसका पैसा होता है बताओ? और जब जो चीज डिफाइन ही नहीं है तो आप क्या बना दोगे ऐसी पोस्ट है बताओ? ये चीज दिल्ली सीएम ने करी थी तो किसने फटकार लगाई थी और उनको उन पोस्ट को एबॉलिश करा था बताओ? कोर्ट ने। अब ध्यान से सुनना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में एक बात बताता हूं, कोई भी जो मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, उसकी पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जाएगा बताओ? क्योंकि एक मिनिस्टर किसकी वजह से बना है, किसका ट्रस्ट उसने पहले जीता है, जल्दी बताओ? जनता का, पब्लिक का। और इसका तरीका क्या था कि जैसे उसने ट्रस्ट जीता तो इसमें क्या गोली लेकर गया वो, या एक एक घर के मतलब उसने क्या कहते हैं मिठाइयां बांटी या दारू की बोतल बांटी? ट्रस्ट का वो रास्ता क्या था? और इलेक्शन एक लीगल चीज होती है कि अनलीगल इलीगल चीज होती है देश में? लीगल, ठीक है। ऑल्सो अब जरूरी नहीं है कि मतलब जो पोस्ट अभी तक हैं उन्हीं को सिर्फ हम लोग ये बोले कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती हैं। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर डेटा पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा
पार्लियामेंट्री मेंबरशिप से, यानी कि अगर एमपी शिप अगर उस पर्सन के पास है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, नॉट डिस्क्वालीफाई, थोड़ा सा गैप है यहां पर, देख लेना, ठीक है। पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकता है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर ऑफिस डज नॉट कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसके पास है ये, पार्लियामेंट के पास। ये अलग से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं ठाकुराइन, सौगंधा, क्लियर हो रहा है सब कुछ पक्का? सौगंधा कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? ठीक है, और आगे क्या देखना पड़ेगा, वो पर्सन सनकी नहीं होना चाहिए अनसाउंड माइंड का। और अनसाउंड माइंड जैसे मतलब मान लो उसका दिमाग खराब हो, मेंटल डिसऑर्डर्स हो उसे, और कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर रखा हो उसे कि दिस पर्सन ही और शी इज मेंटली अनफिट टू होल्ड सच एंड सच पोस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही और शी शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब क्या, बैंकिंग में एक चीज होती है इंसॉल्वेंसी, और एक कोड भी आपने सुना होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये किस पर्सन या कैसी कंपनीज के लिए लागू होता है जिनका क्या निकल चुका हो, दिवालिया, दिवालिया। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि इसके कुछ कुछ लोन उधारी कर्जे वगैरह क्या हो गए, मतलब क्या कहते हैं, इसने चुका दिए या फिर ये बाकी है, मतलब ऐसा कर्जदार है किसी ना किसी चीज का बाकी है। तो यहां से ऐसा क्या लगता है, अगर वो अनडिस्चार्ज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हुआ तो पर्सन कैसा लगता है आपको, जेन्युइन पर्सन लगता है कि फ्रॉड लगता है? विजय माल्य, बिल्कुल आना चाहिए, परफेक्ट डेफिनेशन है विजय माल्य जैसा। क्योंकि ऐसा पर्सन क्या लगता है कि ये जो है इसने टाइम पर पैसा नहीं चुकाया, तो वो पैसे ना चुकाना किसके लिए हानिकारक है, नुकसान उससे किसका है, इसका पैसे ना चुकाना किसका नुकसान है उससे, पब्लिक का और देश का, है ना। वो किसकी तिजोरी को इफेक्ट कर रहा है, सरकारी तिजोरी को क्या कहते हैं जी। क्या आरबीआई के इंटरेस्ट भी इससे प्रभावित होते हैं, क्या बैंकों के इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं कैसे, अगर ऐसे सारे लोग हो जाएं तो? बिल्कुल। तो अब किसी को भी इस अंग्रेजी में डाउट है क्या, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि स्वागत है, देखो, डिस्चार्ज अगर कर चुके होते तो मतलब चुका दिया है, अनडिस्चार्ज मतलब नहीं चुकाया है, और इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि दिवालिया निकल चुका है पर्सन का, राइट। इसी के लिए तो हमारे देश में कोड है, पढ़ते होगे ना आप लोग इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर में, IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सुना होगा ये चीज आपने, है ना। उसके बाद कब उसकी कब उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, इफ शी और ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो वो भारतीय नागरिक ही नहीं है, नहीं रहे हैं, मतलब पहले तो थे अब नहीं रहे हैं, कैसे, किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को अपनी मर्जी से एक्वायर कर लिया हो, मतलब ऐसा नहीं चोरी छुपे, मतलब इन्होंने बोल दिया अब हम ना कनाडा के नागरिक हैं, यूएसए के नागरिक हैं, तो उनको बोला जाएगा जाओ भाई ये सीट छोड़ दो अब आप। या फिर अगर कहीं से ऐसी खबर लग जाए, सुनना, वॉलंटरली इन्होंने एक्वायर कर ली सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट की, या खबर लग जाए कि इनका किसी फॉरेन स्टेट के साथ इस प्रकार का एलिजेंस, इस प्रकार का समझौता चल रहा है कि ये मेंबरशिप एक्वायर करने वाला है, तो तब भी हो सकता है डिस्क्वालीफाई, इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब शायद यही तो होता है ना कि खबर लग गई है, ये प्राप्त करना चाह रहा है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क पता कब होगा, जब यह पता लगे एनिमी स्टेट के साथ ऐसा कुछ समझौता कर रहा है। दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या आता है, मैं अर्पित कहां पर है वो अभी इस टाइम पे, मतलब जनरली उसको सिटीजनशिप किसने दे रखी है सबसे पहले जब वो इंडिया से भागा, पाकिस्तान ने, कराची में रह रहा था, है ना। हाँ, रिपोर्ट आजकल ये भी आती है कि कोविड के टाइम पे मर गया है, क्योंकि उसकी कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही है।
इफ ही और शी इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और या फिर पार्लियामेंट ने कोई भी अन्य लॉ अगर बनाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा हो। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हमने दोस्तों क्वालिफिकेशंस के टर्म्स में मैंने आपको एक ट्रिक बताई अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशंस 4 ले डाउन कर रखी हैं। फिर बोला गया लास्ट क्वालिफिकेशंस की बोलती है कि पार्लियामेंट कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर देना चाहे तो वो दे सकता है। तो हाँ, पार्लियामेंट ने 1951 का आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को यूज करके 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन और दी थी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बनाकर कैसे फंसा सकता है। अब बिल्कुल अपोजिट कर दो, डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन अगर ये आए कि संविधान ने डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर क्या क्या क्वालिफिकेशंस दे रखी है, ये डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर क्या क्या प्रोविजन दे रखी है, तो वो है 5। पांचवी ये कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 दे रखी है डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन कि किन किन मामलों में, किन किन परिस्थितियों में पर्सन की एमपीशिप छीनी जा सकती है, वो एमपी नहीं रहेगा या नहीं रहेगी। ठीक है। 5वां कहता है कि अन्य चीज भी और हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हो सकते हैं जैसा पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। तो क्वालिफिकेशन में सेम एक्ट को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को यूज करा तो 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन दी थी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने 8 डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, यानी कि संविधान में तो 5 दे रखी है, पार्लियामेंट ने 8 दे दी। क्या है ये 8, देखते हैं। एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, तो अगेन क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, अब आप कंफ्यूज मत होना। कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन ले डाउन कर रखी है, पार्लियामेंट ने कौन कौन सी कर रखी है। ये भी आ सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन था। तो याद रखना, क्वालिफिकेशन हो चाहे डिस्क्वालिफिकेशन हो, जब ये एक्ट का नाम आपके सामने आ जाए 1951, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, डैट ये चीज संविधान ने ना करके पार्लियामेंट ने कर रखी है। वो अलग बात है कि पार्लियामेंट को ऐसा करने की पावर संविधान नहीं दी थी। नंबर 1, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताओ, हम ये पढ़े पार्लियामेंट के एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, जल्दी बताओ। ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन मतलब समझ जाना, एमपी की पोस्ट रहेगी कि हट जाएगी, ये भी बता दो, जल्दी बता दो। ठीक है। नंबर 1, शी और ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी किसी इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में या करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शंस के टाइम पे करी हो, उस टाइम पे ये गुनाहगार नहीं होने चाहिए उस चीज के। इनसे कोई ऐसा संदिग्ध अपराध ना हो गया हो जिसकी वजह से इनको जेल हो गई हो 2 या 2 से ज्यादा साल की। अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो मतलब ये संगीन अपराधी की कैटेगरी के अंदर आता है और ऐसे किसी पर्सन को अधिकार नहीं है एमपी बनने का। लेकिन अगर किसी पर्सन को कभी भी डिटेंशन के अंदर डाला गया हो अंडर प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ, वो एक क्राइटेरिया नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, याद रखना। जेल हुई है 2 से ज्यादा साल की, नो एमपीशिप, टाटा बाय बाय, खत्म। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं। और एक बार बताओ, प्रिवेंटिव डिटेंशन की कोई तय सीमा जनरली होती है क्या, या फिर इसको बढ़ाया जा सकता है? बताओ। तो उसके अंदर अगर ये चीज ब्रीच हो गई 2 साल से ज्यादा वाली, तो क्या माना जाएगा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो? नहीं ना। जब भी कोई पर्सन चुनाव लड़ता है तो उसको, अर्पित आपको पता होगा, इलेक्टोरल एक्सपेंसेस की एक लिस्ट सबमिट करनी पड़ती है चुनाव आयोग के सामने, है ना। और एक टाइम लिमिट के अंदर करनी चाहिए, है ना। और उसको ये भी बताना पड़ता है ना कि उसकी बीवी कौन है, प्रॉपर्टी कितनी है, पूरी संपत्ति जोड़कर, खेती बाड़ी वगैरह जोड़कर कितने हैं पैसे, है ना। ये चीज़ पता है ना सबको, देना होता है और टाइम के अंदर देना होता है। अब ये तो नहीं कह सकता ना पर्सन मैं तो कुछ साल बाद दे दूंगा, कुछ महीनों बाद दे दूंगा, नहीं ना। शी और ही मस्ट नॉट हैव फेल टू लॉज, जो फाइल करना है अपना अकाउंट कि कितना खर्चा हुआ इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्टोरल एक्सपेंसेस कितने हुए, विद इन टाइम। विद इन टाइम जो देना है उसमें क्या करना चाहिए, पर्सन फेल नहीं करना चाहिए। शी और ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड इन दिस। उसके बाद ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विसेज, इससे फायदा नहीं निकालना चाहिए। यानी कि सोच के देखो जरा, हमारा अनुज एमपी है, यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा है, कह रहा है ये वाला सीमेंट ना लगा के वो वाला सीमेंट लगा दो, इतनी बोरी अनुज ने बेच डाली, ये डांबर यूज ना करके वो डांबर ले लो। और अनुज तुमने सोचो जरा, ऐसा एक्सप्रेस वे बनवाया
ट्रक चलते चलते जमीन के अंदर धंसते चले जा रहे हैं 100-100 फुट, गायब भी हो गए। तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विसेज के अंदर ठेकेदारी के, सरकारी ठेकेदारी कुल मिलाकर अगर हम लोग कहें, उसके अंदर इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट है यानी कि अगर अर्पित, तो यानी कि कुछ, अब इंटरेस्ट को पब्लिक भलाई के लिए तो होगा नहीं ऐसे काम में किसी में इंटरेस्ट। रोज अगर साइड पे जा रहा है, डामर सीमेंट के अगर ओपिनियन दे रहा है, तो उसका ना पैसा ही तो चाहिए ना उसको, और क्या चाहिए, है ना। ये चीज़ है। अच्छा, आप कहोगे ये वाला काम ऐसा क्यों करेगा? ये वाला काम ऐसा इसलिए करेगा, मान लो अर्पित आप हो जैसे यूपी के अंदर, है ना, और यमुना एक्सप्रेस वे आगरा से होकर निकल रहा है, यहाँ से होकर निकल रहा है, और आप आगरा के अंदर ही एमपी हो, तब तो आपको ये तो पता रहेगा ना कि काम चल रहा है। और मैं फिर बहुत सारा जो मटेरियल होता है, अब एक्सप्रेस वे का मटेरियल तो आपको ये भी पता है हजारों करोड़ का होता है अर्पित, है ना। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से होकर जो लाइन गुजरेगी, जिस सड़क की, जिस हाईवे की, जिस रोड की, तो कम से कम कुछ सैकड़ों करोड़ तो वहां पर भी होगी इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आपने बोला कि इधर का अधिकारी मैं हूं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है, तो तुम ऐसा करो कि यहां से रोड में ये वाला डांबर लगाना शुरू कर दो। छोटी सी एक बात बता रहा हूं मतलब मैं। और ऐसे करके आपने क्या करा, एक क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके वो करके आपने क्या करा, क्या निचोड़ लिए, पैसे। उसके बाद ही और शी मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर जहां पर गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% शेयर हो। यानी कि इसको तो भूल ही जाओ, इसमें तो 51% होता है। पीएसयू और पीएससी में कहीं पर भी आपको दिख सकते हैं ये एमपी इस पोस्ट पर, डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट, है ना। यहां पर तो फिर भी शाइनिंग 51% होती है ना। जहां पर 25% भी हो ना, वहां पर भी नहीं होने चाहिए दूर दूर तक। अगर हुए तो क्या मान लिया जाएगा, दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगला, शी और ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट सर्विस से कभी हो गए हो डिसमिस, मतलब क्या, डिसमिस तो यहां होने जा रहे हैं ना। पहले कैसे, पहले ऐसे, मान लो रागिनी आप एक आईएएस ऑफिसर रहे हो और इतनी करप्शन मचाई आपने, इतनी करप्शन मचाई, इतना बेड़ा गर्क करा देश का कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को आपकी रिपोर्ट ही देनी पड़ी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने आपको सर्विस से निष्कासित कर दिया करप्शन या डिसलॉयल्टी के चार्जेस पर। अब मुझे ये बताओ रागिनी, अगर कहे कोई बात नहीं आईएएस की पोस्ट चली गई, मैं एमपी या एमएलए के इलेक्शन लड़ जाती हूँ, पॉसिबल है इसके लिए क्या? ये है इस लाइन का मतलब। कितने अच्छे थे रागिनी, रागिनी ऐसे जवाब दे रही है सच में ऐसा हो रहा हो जैसे अभी क्यों, है ना। हो सकता है। और आप ये कहोगे, देखो अगेन मैं एक बात बता रहा हूँ अर्पित, ये जितनी बातें लिखी हैं, ये जितनी बातें लिखी हैं, क्या वर्ड टू वर्ड हमारे देश में इंप्लीमेंट हो जाती हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली? क्या कोई एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता, क्या उसके बाद भी क्या वो बर्खास्त हो जाता है, मतलब क्या रहता है? और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अभी कह सकते हो कि अभी मतलब अर्पित 543 एमपी से किसी ने होल्ड करके कुछ भी नहीं रखा, आज तक कभी नहीं रखा। और कभी किसी को डिसमिस करा गया इस चीज के लिए, कभी सुना है? ये चीज है। लेकिन सुनो सुनो, ये चीज कभी इंटरव्यू में नहीं बोलनी है कि सर देखो मैं आपको एक ऐसा आंसर दे रहा हूं या दे रही हूं, लेकिन सर आप भी जानते हो ये चीज ना थ्योरेटिकली ठीक है और रियल में तो सर आपको भी पता है कि रियल बातें क्या चलती है। भाई हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा हूँ, इंटरव्यू रूम में कभी ऐसे अपनी पहेलियां मत बुझाने लग जाना, बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। अर्पित अपनी यूपी की पॉलिटिक्स को अपने घर तक ही रखना इंटरव्यू रूम में नहीं कि सर ये खत्म हो गया, अब मैं कुछ, हम अपनी बातें करें जरा 15 मिनट हाँ, तो ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग डिफरेंसेस, झगड़ा, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, या फिर फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। ब्राइबरी क्या होता है, सिंपल सी चीज क्या होती है, कुछ लेना। एनमिटी का मतलब क्या होता है, नफरत फैलाना, ठीक है। मतलब इसकी वजह से ऐसा नहीं कि मतलब मान लो कि मिसबा आपने कोई एक स्पीच दी और वहां हिंदू मुसलमान के झगड़े शुरू हो गए, he must not have been punished for preaching or practicing social crimes like untouchability, dowry, sati।
एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। आप कहोगे ग्राउंड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई जो ऐसे पढ़े लिखे एमपी हैं तो वो तो कर सकते हैं ऐसा कि हम इसके हाथ से नहीं खाएंगे, उधर से ही जाके मेरे लिए समोसे लेकर आना, नहीं वो एससी है एसटी है हम उसके हाथ का नहीं खाते हैं। आप कहोगे मैंने तो करोड़ों बार सुना है उनको ऐसा बोलते हुए, पेपर में आया भी था, आज तक पे मैंने वीडियो देखी है, इंटरनेट पे ऐसी कितनों की वीडियो पड़ी हुई हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है? नॉट हैव बीन पनिश्ड। और फिर समझ गए ना, जब तक कोर्ट में जाकर कोर्ट ने पनिश नहीं करा है इस बात के लिए, तब तक आप फ्री हो। तो वही चीज़ है, देखो वही वाली बात है कि पूरा टॉपिक करने के बाद भी आपका दिल इस बात पे दुखी होएगा कि लिखने के लिए तो सब कुछ पढ़ लो, हमें अपना पेन घिस घिस के शीटें तो घिसनी है, पेपर के अंदर लिख कर भी आना है, इंटरव्यू के अंदर ना चाहते हुए भी बोल कर आना है थ्योरेटिकली, लेकिन इतना ईजी नहीं होता कि आप किसी की एमपीशिप छीन लो, है ना अर्पित? क्योंकि उसका अगर ये चीज़ छीनी तो उसके स्टेट लेवल पे भी बड़े सारे फॉलोअर्स होंगे, तो हो सकता है करंट सरकार की स्टेबिलिटी पे खतरा आ जाए, बात तो ये भी है ना। तो ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी अब डिस्कालिफिकेशन, कि डिस्कालीफाई होंगे कि नहीं होंगे, यहां पर आखिरी डिसीजन किसका होता है? प्रेसिडेंट का, और वो फाइनल होता है। फाइनल मतलब क्या? आप इससे किंतु परंतु नहीं कर सकते। सर देख लो जरा, थोड़ा सा देख लेते एक बारी सर, याद है मैं आपको जब आप बजट स्पीच दे रहे थे मैं आपको मिला था, मैंने ही आपको बिस्लरी की बोतल दी थी, आपको गर्मी लग रही थी जब मैंने आपको अपनी गाड़ी में बिठाया था एक बारी। उसका डिसीजन फाइनल है, यहाँ आप कोई भी मक्खन नहीं लगा सकते उसे, ना डरा धमका सकते हो प्रेसिडेंट को। हाउएवर प्रेसिडेंट क्या कहता है? ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। ये एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता। अगर जब तक हमने चैप्टर पढ़ा है, अगर इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात निकल कर आती है ना, आफ्टर वो सेंसस वाली चीज कि 1971, 1991, 84th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, उसके बाद अगर कोई सेकंड इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती ना, तो सिर्फ वो ये पैराग्राफ है चैप्टर के अंदर, ये पैराग्राफ, जिससे स्टूडेंट के होश नहीं उड़ाए जा सकते, स्टूडेंट को बेहोश करा जा सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, कि वो कहे हमें तो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दो, हमारा बीपी कम सा लग रहा है हमें तो। यहां पर क्या है, दो बातें हैं। देखो, एमपी को करा जाना है डिस्कालीफाई, एमपी को करा जाना है डिस्कालीफाई। सबसे पहले इसी बात की दो बातें हैं। क्या? एक तो संविधान ने कुछ डिस्कालिफिकेशन के क्राइटेरिया लिख रखे हैं, दूसरे पार्लियामेंट ने लिख रखे हैं। जब पार्लियामेंट ने लिख रखे हैं तो वो लिख रखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट आर पी ए ऑफ 1951। अब आप देखो, यहां पर एमपीज को करा जाना है डिस्कालीफाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिख रखे हैं प्रोविजन 5, पार्लियामेंट में दे रखे हैं 8। कैसे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जब ये डिस्कालीफाई हो जाएंगे, चाहे इस प्रोसीजर से चाहे इस प्रोसीजर से, कोई मिलाकर बात ये है, 100 बातों की एक बात, डिस्कालीफाई हो गए। यहां पर जो डिस्कालीफाई करने की जो अथॉरिटी है, जो करता है, जिसका डिसीजन होता है, वो प्रेसिडेंट का होता है, और प्रेसिडेंट का डिसीजन यहां फाइनल होता है। बस यहां पर एक चीज दे रखी है, दैट इज, देखो क्या होता है संविधान के अंदर ना, when there is something in the constitution, it should follow a route, it should follow a path, it should follow a procedure। ये अगर कर दे, इस पे कोई बंदिशें नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं लगा सकता। बस एक बार के लिए ये ओपिनियन लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है।
यानी कि हमें पहले कैसा लगा, हमें लगा प्रेसिडेंट वाओ इतना कुछ कर सकता है, प्रेसिडेंट एक ओपिनियन लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। घुमा फिरा के ये साइकिल ऐसे घूमती है, इसको प्लीज याद रखना। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बताओ समझ में आया? डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। एक ग्राउंड होता है जब आप जनता के साथ गद्दारी करते हो। जनता के साथ गद्दारी किस प्रकार से होती है, आप में से ये चीज सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स को सीरियसली लिया है, जो वो उन क्लासेस में आए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग ऐसी देखी है कि ये नहीं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस तो फालतू है। याद होगा अर्पित आपको, आयाराम गयाराम वाली पॉलिटिक्स हमने कवर करी थी, है ना? और इसलिए मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस का वो वाला टॉपिक पहले कवर करवाना चाहता था। अब आपको अगले लेक्चर से जो डिफेक्शन वाला जो टॉपिक है कि डिफेक्शंस के टर्म्स पर, डिफेक्शंस के ग्राउंड्स पर कैसे एक एमपी को डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने वाली। और सिमिलरली फिर हम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जानेंगे स्टेट लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेचर के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे, ज़रा बताओ। सिर्फ जो मैंने पढ़ा है उसी के कंटेक्स्ट में, मतलब कुछ अगर है तो बताओ, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, या अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी कवर करा है वो क्लियर है ना? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।